एग्ज़ाम विज़न में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है नागरिकता। ये संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। हमने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए, इसलिए हमने इसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स यूज़ की हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, घटनाचक्र, यूथ कंपटीशन और लूसेंट जैसी बुकें। तो इन सभी सोर्सों को यूज़ करके हमने जो नागरिकता की जो ये क्लास बनाई है, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट और एसएससी या अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद में जो पीवाईक्यू हैं वो करिए। मेरा विश्वास है कि आपको नागरिकता के लिए कहीं दूसरी सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सभी आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे और बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक्स भी इसमें डाल दी जाएं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और लंबे टाइम तक वो चीज़ आपके याद रहे। तो चलिए, एग्ज़ाम विज़न से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं अपना नागरिकता का चैप्टर। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पहले समझेंगे नागरिकता का ओवरव्यू, नागरिकता होती क्या है। उसके बाद नागरिकता को के जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 उनमें क्या प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता की क्या श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, किन किन कैटेगरी की नागरिकता है हमारे देश में। उसके बाद में नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमने जो एक ट्रिक बनाई है उसे 5B ट्रिक नाम दिया है और उसको समझाएंगे कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उनको याद करने के लिए कौन कौन से तरीक़ों से, जैसे कि एक तरीका बाय बर्थ होता है, एक डिसेंट का तरीका होता है यानी वंश का तरीका, एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा और एक नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के द्वारा। तो इसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं वो हमने 5B ट्रिक में बताया है, उसको हम समझेंगे। इसके बाद हम नागरिकता की समाप्ति यानी सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकती है वो समझेंगे। बाद में हम चर्चा करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, ये होती क्या है और किन किन देशों में सिंगल सिटीजनशिप है और किन किन देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम PYQ सॉल्व करेंगे। जो PYQ घटनाचक्र या यूथ कंपटीशन में दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करके देखेंगे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है और उसके अलावा भी क्वेश्चंस किस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता के इस चैप्टर में हम नागरिकों की बात कर रहे हैं। नागरिक दो तरह के होते हैं, एक जो नागरिक हैं, एक नागरिक जो इंडिया के नागरिक हैं और एक हैं जो विदेशी हैं। भारत में दो प्रकार के जो लोग हैं, नागरिक और विदेशी, दो तरह के लोग कहे जाते हैं और विदेशियों के भी प्रकार हैं। लेकिन नागरिक जो हैं उनको पूर्ण अधिकार होते हैं और विदेशी जो हैं उनको सीमित अधिकार होते हैं। विदेशियों में भी दो प्रकार के लोग हैं, जैसे एक फ्रेंडली, दूसरे हैं एनिमी। फ्रेंडली वो हैं जिन देशों के साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, वो लोग फ्रेंडली विदेशी कहे जाएंगे यानी मित्र, विदेशी मित्र कहे जाएंगे और इनको सामान्य अधिकार दिए जाते हैं। विदेशी शत्रु यानी एनिमी वो ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ भारत की स्थिति युद्ध की है, उनको कम अधिकार दिए जाते हैं। और जैसे आर्टिकल 22 में जो अधिकार, मूल अधिकारों में जो आर्टिकल 22 अधिकार देता है, गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो अधिकार दिए गए हैं, तो उन सब की जो सुरक्षा है वो एनिमी जो हैं, विदेशी शत्रु जो हैं, उनको नहीं मिलती है। ये विदेशी मित्रों को अवेलेबल होती है। तो ये भी हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं और कौन कौन से विदेशियों को दिए गए हैं। चलो नागरिकों के अधिकार की चर्चा कर लेते हैं। नागरिकों के अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार दिए गए हैं वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। आपको ये लाइन ऐसे ही याद करनी है, 15, 16, 19, 29, 30। मूल अधिकार में हम इनको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 और 30 में क्या है। हालांकि मैं अभी एक छोटे से ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। जो हमने उसके लिए भी अलग ट्रिक्स बनाई हैं, LD आउट करके हमने एक ट्रिक बनाई है, उसको भी समझाएंगे हम।
बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पॉलिटी के इससे सॉल्व होंगे। जैसे डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन हमने लिया हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वो जो अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी जो अवसरों की समानता का अधिकार है, वो भी जो मूल अधिकार दिया हुआ है वो भी नागरिकों को अवेलेबल है। 19 में हमने अलग से अलग ट्रिक, उसकी 19 की अलग ट्रिक है, ये LD आउट 14 से 18 की मैंने ट्रिक बनाई हुई है, उसको मैं मूल अधिकार में समझाऊंगा। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं और 29 और 30 में जो माइनॉरिटी के लिए शैक्षिक और उनके हितों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को अवेलेबल हैं, विदेशियों को अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अन्य अधिकार भी हैं जो मूल अधिकार नहीं है, जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संसद या विधानसभा में सदस्यता का अधिकार। ये अधिकार भी मूल अधिकारों की से अलग हैं लेकिन नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये जो महत्वपूर्ण पद हैं ये भी सिर्फ नागरिक ही ग्रहण कर सकते हैं, विदेशी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। अनुच्छेद 51A में जो कर्तव्य बताए गए हैं उनमें से कुछ कर्तव्य हैं जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना। ये सब जो इसके अलावा भी हैं, टोटल हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो उन कर्तव्यों को भी नागरिकों पे जो बताया गया है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी नागरिकों के हैं, वो भी उन्हें पालन करना चाहिए। चलिए एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, वो भी बताएंगे। और यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी नागरिक भारत का जो है राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो भारत का नागरिक है, लेकिन अमेरिका में जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है वो ही केवल राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एज़ इट इज़ ये एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। संविधान में नागरिकता की बात करते हैं, इसे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच रखा गया है और जो कि भाग 2 में है। इसमें शामिल क्या है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय पे जो चुनौती थी वो ये थी कि भारत के नागरिक कौन होंगे, तो उसे डिसाइड करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। आर्टिकल 5 से 11 ये स्थायी प्रावधान नहीं थे। इसमें ये वर्णन नहीं था कि अधिग्रहण किसी को नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी या समाप्ति उसकी कैसे हो सकती है, ये प्रावधान नहीं थे। ये सारे प्रावधान जो हैं संसद को इसका अधिकार दिया गया आर्टिकल 11 में कि वो ऐसे कानून बना सकती है कि किसी को नागरिकता देनी है या छीननी है, तो उस तरह के जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। बाकी जो उस समय पे 1950 के टाइम पे जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से कौन नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे उन्हें आर्टिकल 5 से 8 में उसमें बताया गया था। तो जो संसद ने उसके बाद में जो बनाए हैं, ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो बनाया जो संसद ने, उसमें टोटल डिटेल्स दी गई थी कि कौन किसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। ये सब जो है ये सारे प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किए गए थे। आर्टिकल 5 से 8 क्या कहता है नागरिकता का? 5 में जो भारत में जन्मे उस समय पर जो नागरिकता स्पष्ट की गई थी भारतीय संविधान में, उसमें आर्टिकल 5 कहता है कि भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। इसके बाद आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोग जो है भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद में आर्टिकल कुछ जो 7 है वो कहता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर वो वापस आ गए तो उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। और जो विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आर्टिकल 8 उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 1955 में क्लियर किया गया था। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें जो कानून बनाए गए कि नागरिकता कैसे ग्रहण की जा सकती है। तो नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। उन तरीक़ों को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो जन्म से, किसी व्यक्ति को जो जन्म यहाँ पे लेता है उसको नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका वंश,
यानी जो वंशावली जिसके जो डिसेंट, जिसके माता पिता दादा दादी जो भी इस यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है, यानी पंजीकरण के द्वारा। एक और तरीका है नेचुरलाइजेशन, जिसके द्वारा यानी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। क्षेत्र समावेशन यानी कि कोई टेरिटरी अगर देश में मिला ली जाती है तो उन जो वहाँ के लोग हैं उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। तो इन 5 तरीक़ों से नागरिकता दी जा सकती है। इनको याद करने के लिए जो तरीका है वो आपको बी वर्ड याद रखना है। बी से बर्थ, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बुक, बी फॉर बसापत। बसापत को ध्यान रखना, ये देसीकरण के लिए है। हम एक एक को डिटेल में भी समझेंगे। अब फ़िलहाल बस आपको बी वर्ड से जो वर्ड हैं वो आपको देखने हैं। बर्थ, ब्लड, बुक, बसापत और बाउंड्री, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। जो बाई बर्थ है यानी जन्म से नागरिकता, उसमें क्या प्रावधान है? 1950 से 1987, 1950 से 1987 तक ये प्रावधान थे कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके बाद 1987 में एक प्रावधान आया जिसमें ये किया गया कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसको नागरिकता दी जा सकती है अगर उसके पिता या माता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। ये प्रावधान 2004 तक रहे। 2004 में एक नया प्रावधान आया कि जन्म से नागरिकता दी जाएगी, लेकिन माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक को भारत का नागरिक होना होगा और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो ये जन्म से नागरिकता के अभी प्रावधान हैं। अब जो लेटेस्ट प्रावधान है वो 2004 के बाद हैं और यही है। वंश से नागरिकता यानी डिसेंट यानी वंश से नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी? ये केवल उन लोगों के ऊपर लागू है जो भारत के बाहर जन्म ले रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके पिता भारतीय हैं, तो 26 जनवरी 1950 से 1992 तक ये प्रावधान थे कि अगर उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। 1992 के बाद ये प्रावधान किए गए कि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होगा तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है, अगर उसका जन्म बेशक बाहर हुआ हो, लेकिन भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन उसके लिए आवश्यक होगा। याद रखिए, डिसेंट के लिए आप यानी वंश को याद रखने के लिए ब्लड को आप याद रख सकते हैं, जो 5B टेक्निक में बताया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ये केवल उन व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जो भारतीय मूल के हैं। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको होगा देसीकरण में। ये आप याद रखना कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन से वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो अगर लगातार भारत में 7 वर्ष से ज़्यादा निवास करते हैं तो उनको ये नागरिकता मिल सकती है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर भारतीय नागरिक से विवाह करने पर भी ये नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देसीकरण में क्या प्रावधान है और नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, ये सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली लंबे समय तक जो भारत में लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। लंबे समय तक यानी 10-11 साल का जो पीरियड है वो इसमें दिया हुआ है। उसकी जो कंडीशंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ऐसे देश के नागरिकों को दिया जाता है जहाँ पर नेचुरलाइजेशन अवेलेबल है। अगर किसी देश में नेचुरलाइजेशन नहीं मिलता है भारतीय नागरिकों को, तो वहाँ के नागरिकों को भारत में नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। कंडीशन ये है कि पहले 12 महीने भारत में वो निवास करते रहना चाहिए और टोटल 14 सालों में 11 साल उसने भारत में निवास किया हो। ये 2 कंडीशंस इम्पोर्टेंट हैं। उसे भारतीय मूल होना मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन में आवश्यक था कि भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, इसमें भारतीय मूल का होना आवश्यक नहीं है। उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए भारतीय संविधान का, भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और भारत में रहने की इच्छा और सेवा जारी करने की इच्छा उसकी होनी चाहिए। तो आपको ये नेचुरलाइजेशन याद करने के लिए आपको बसापत याद करना पड़ेगा, जो कि बी से शुरू है, तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी।
क्षेत्र सम्मेलन से नागरिकता का मतलब ये है कि अगर कोई टेरिटरी भारत में मिला ली गई है तो वहाँ के जो भी लोग होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, जैसा कि गोवा में हुआ 1961 में, सिक्किम 1975 या पुदुचेरी। ये कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं और इनकी जो शर्तें हैं वो जो शर्तें हैं वो संसद निर्धारित करती है। तो क्षेत्र सम्मेलन के लिए यानी बाउंड्री आप सेट कर सकते हैं। तो बाउंड्री से आपको ये याद हो जाएगा कि बाउंड्री से बी फॉर बाउंड्री यानी टेरिटरी सम्मेलन से द्वारा जो भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5B की ट्रिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ईज़िली आपको याद हो जाएगी, एग्ज़ाम में क्लिक भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता का लॉस कैसे होता है यानी सिटीजनशिप लॉस। नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 रिनंसिएशन यानी त्याग, यानी नागरिक अगर स्वयं नागरिकता छोड़ना चाहता है और ये केवल 18 साल से ऊपर के व्यक्ति कर सकते हैं। अगर 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके बच्चों की नागरिकता भी उसी समय चली जाती है, लेकिन अगर वो बच्चे 18 वर्ष के होने पर पुनः नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। तो रिनंसिएशन के द्वारा नागरिकता छोड़ी जा सकती है। इसके अलावा टर्मिनेशन के द्वारा भी नागरिकता समाप्त होने के प्रावधान हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा डेप्रीवेशन के प्रावधान भी हैं। डेप्रीवेशन यानी वंचित करना, सरकार द्वारा जो नागरिकता छीन ली जाती है उसे डेप्रीवेशन कहते हैं और इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहली बात तो डेप्रीवेशन जो लागू होगा वो पंजीकरण और देशीकरण से जो बने हैं नागरिक उनके ऊपर लागू होता है और कारण उसके हो सकते हैं या फर्जी तरीके से अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है तो उसके लिए डेप्रीवेशन लागू होगा, यानी उसे वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। अगर उसने संविधान के प्रति अनादर दिखाया है, शत्रु देश से संबंध हैं उसके, और नागरिक बनने के 5 वर्ष के भीतर अगर उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है तो भी उसकी नागरिकता जो है जा सकती है। और लगातार अगर वो विदेश में 7 साल रह रहा है तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। भारत में केवल एक नागरिकता है और राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में देखने को लिए मिलता है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता है यानी ड्यूअल सिटीजनशिप है। राज्यों की अलग नागरिकता है और स्टेट की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। अगर कोई कैलिफोर्निया का व्यक्ति है तो वो उसकी 2 नागरिकता होंगी, जैसे वो अमेरिकन सिटीज़न भी है और वो कैलिफोर्निया का सिटीज़न भी है। चलिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जो भारत में एकल नागरिकता है उसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जॉब में लोकल प्रेफरेंस स्टेट अपने वहाँ के लोगों को दे सकते हैं। एजुकेशन में भी कुछ जो स्टेट हैं वो वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। और ट्राइबल एरियाज़ में भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़, जैसे आईएलपी का सिस्टम, मैं आपको इस वीडियो के अंत में भी बताऊँगा आईएलपी का सिस्टम क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे भी जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की हुई हैं तो वो भी स्टेट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपवादों को छोड़कर जो है देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और क्यों दिया जाता है एकल नागरिकता का प्रावधान? पूरे देश में समान अधिकार देने के लिए और भेदभाव को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं हम ओसीआई यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया वो लोग होते हैं, वो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं जिनको एक भारत से एक नागरिकता दी जाती है। ये फुल सिटीजनशिप नहीं है, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और 2015 में एक और तरह की जो सिटीजनशिप थी, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज़, तो उसको, और ओसीआई यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था क्योंकि ओसीआई ज़्यादा पॉपुलर थी और 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया। अब केवल ओसीआई स्कीम ही चल रही है जिसमें जो ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक। इसे कौन ले सकता है? भारतीय मूल के व्यक्ति ही इसे ले सकते हैं जिनके दादा दादी माता पिता भारत से जुड़े हों। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं बनाए जा सकते। ओसीआई के अधिकार क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या है? ओसीआई जो कार्ड धारक हैं उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है, भारत में आने जाने की सुविधा मिलती है और वो प्रॉपर्टी भी भारत में खरीद सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो वोटिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्रेसिडेंट, जज या कोई भी महत्वपूर्ण पद धारण नहीं कर सकते और गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते।
इसके अलावा ओसीआई जो कार्ड है उसको रद्द भी किया जा सकता है, उसका कैंसिलेशन भी किया जा सकता है अगर वो धोखाधड़ी या फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया हो, संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, शत्रु देश से संबंध हो, विवाह से प्राप्त और विवाह अगर ख़त्म हो गया है, या फिर किसी धोखाधड़ी से प्राप्त किया हुआ ओसीआई भी कैंसिल हो सकता है। पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर अगर 2 साल की सज़ा होती है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप लॉस कैसे होती है। और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के खिलाफ भी अगर कोई जाता है तो उसका भी ओसीआई रद्द हो सकता है। चलिए इस चैप्टर को एक सरसरी दृष्टि से एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको इसके जो तथ्य हैं वो याद हो जाएं, और देखते हैं हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया है। बर्थ, ब्लड, बुक, बसापत और बाउंड्री 5B आपको याद करना है। नागरिकता समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, डेप्रीवेशन, एक डेप्रीवेशन है यानी वंचित करना, टर्मिनेशन यानी बर्खास्त करना, और रिनंसिएशन मतलब स्वयं से नागरिकता का त्याग करना। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। ये कोई सिटीजनशिप नहीं है, लिमिटेड राइट्स इसमें मिले हैं, वोटिंग वगैरह जैसे कुछ राइट्स इसको नहीं दिए हुए हैं। अच्छा, नागरिकों के ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। केवल नागरिकों के जो अधिकार हैं आपको सिर्फ याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें नागरिकता के जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 1986 यानी 1986 में बर्थ रूल में जो चेंज किया गया था, 1992 में मदर को इंक्लूड किया गया था अभिभावकों में, तो 1992 है ये। और 2003 में इलीगल माइग्रेंट का कॉन्सेप्ट आया। 2005 में ओसीआई इंट्रोड्यूस हुआ, जो मैंने आपको बताया भी था। 2015 में इसको पीआईओ के साथ में मर्ज कर दिया गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट 2019 में सीएए का रूल आया, जिसमें 6 समुदायों के लोगों को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आए हैं, और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए थे उनको नागरिकता प्रदान की गई थी सीए के तहत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। एग्ज़ाम विज़न में हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए, और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे एग्ज़ाम विज़न से ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन सब के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जो एसएससी, पुलिस, सीटेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी में जो भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अभी इसी वीडियो के साथ में हम पीवाईक्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम ईज़िली समझ सकें कि हमें हमने जो नागरिकता का चैप्टर पढ़ा है हमें कितना आया और किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? आप देखिए यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के किस भाग में है? भाग 2। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में ये आया हुआ है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। तो आपको पता है एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्राप्त करता है। कमेंट में मुझे बताइए दोहरी नागरिकता कौन सा देश प्रदान करता है। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करना है कि नहीं की जा सकती है। जन्म के द्वारा की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। तो ये होगा, आपको याद होगा 5। आप मुझे बता सकते हैं 5 के बाद क्या होना चाहिए, ये कौन सी ट्रिक है? कमेंट में बताइए फटाफट। चलिए मैं बता देता हूँ। 5B यानी बर्थ, ब्लड, बुक, बसापत और बाउंड्री। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं अगर आप किसी को ये समझ में नहीं आई है तो ये ट्रिक जरूर याद रखनी है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, ध्यान रखिए, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है।
अन्य किसी देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं, नागरिक से विवाह करने पे नागरिकता खोने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार की आलोचना करता है तो भी उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो वो खो देगा किससे? 1 और 2 से, यानी 1 और 2 इज ऑप्शन इज इक्वल टू सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये बिल्कुल सही है, एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, एक ही डोमिसाइल है। जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हों, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। मैंने आपको ये स्ट्रेस देके समझाया था कि केवल वही राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकते। भारत में ये कोई प्रावधान नहीं है। आप मुझे बताइए किस देश में ऐसा प्रावधान है कि जो जन्म से नागरिक हैं केवल वही नागरिक जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये है गलत भारत के लिए। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं, जैसे किसी भी परिस्थिति में, कभी भी, ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में गलत होते हैं। तो अगर उसने कुछ भी कर दिया तो उसकी नागरिकता क्यों नहीं वंचित की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। तो ये भी आंसर जो ऑप्शन होगा गलत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा और 1 है ए। भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 के भारतीय संशोधन बोल दिया मैंने। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? आपको मैंने बताया था अमेंडमेंट्स जो हुए हैं 1955 वाले जो नागरिकता का एक्ट था, उसमें जो अमेंडमेंट होते हुए आए थे, तो 2015 में मैंने आपको बताया था पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया था, आप याद करिए। तो अब इसमें देखते हैं, ये वही बात कर रहा है जो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में, यानी जो ओसीआई हैं वही उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं तो वो तो एलिजिबल हैं, तो ये तो राइट होगा। नहीं तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी, इनको भी कोई इशू नहीं है, ये भी नागरिक रह सकती हैं। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो भी प्रवासी हैं या पाकिस्तान से जो भी आए लोग हैं उनको ये अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये ही होगा। एक व्यक्ति का परपोता पोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु अपने पिता में है, पिता में ही माता पिता संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये भी सही है, इसमें कोई भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान को आपको क्लिक करना चाहिए और ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता आप याद कर लीजिए, दोहरी नागरिकता कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक जो प्रावधान किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और आपको याद कैसे होगा कि 371 ए से लेकर आई तक क्या है? उसके लिए मैं अभी आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, और आपने अगर वो ट्रिक याद कर ली तो आपको जो स्पेशल स्टेटस राज्यों को दिए गए हैं और कौन कौन से राज्यों को दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी इस स्टेटमेंट को देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसकी जो ट्रिक है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। तो ये जो बात बिल्कुल सही है भारत के लिए, लेकिन इकहरी नागरिकता अमेरिका के लिए गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के लिए बोल रहा है। कोई व्यक्ति जो देसीकरण के लिए जो बी वाला मैंने आपको 5B वाली टेक्निक बताई थी, उसमें देसीकरण के लिए क्या यूज़ किया था आप मुझे कमेंट में बताइए। देसीकरण द्वारा भारत का जो नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया, आप याद रखिए कि कभी भी, ये बिल्कुल गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, तो ये भी गलत है। आंसर इसका 1 होगा और ये 1 सिर्फ वही कर पाएगा जिसको पता होगा कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये सब आर्टिकल इतने से इतने में हैं। अगर इसमें कहीं किसी और स्टेट को, कहीं बिहार डाल दिया, कहीं यूपी डाल दिया, हरियाणा डाल दिया, तो ऑप्शन गलत भी हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और कैसे सही हैं मैं आपको समझाऊंगा।
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। महागूंगा आसमान और सिमरन गोवा कर ना सका। मैं आपको ये जो ट्रिक है आप किसी और वीडियो में आपको बना के दिखा सकता हूँ, या फिर हम एक इसका स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे। ये पॉलिटिक में एक अलग चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा, और आपके ये जो सारे जितने भी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है 371 में है ये आर्टिकल 371 में, और महाराष्ट्र गुजरात भी उसमें शामिल है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात हैं। उसके बाद 371A में नागालैंड है, और इसके अलावा ये सारे स्टेट्स जो हैं वो याद हैं। और ये 371J तक है, आई तक, यहाँ पे आई तक लिखा हुआ है, गोवा तक ही। इसके बाद कर्नाटक भी आता है। तो वो जो ट्रिक है वो मुझे इजीली याद है, तो आपको भी याद हो जाएगी। उसके लिए एक अलग से आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए वीडियो जल्दी बना दूँगा। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो जो नागरिकता की शर्तें जो बनाते हैं या नियम कानून बनाते हैं वो है संसद हमारी, और ये आर्टिकल 11 में दिया हुआ है कि भारत की संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। नागरिकता का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? देख रहे हो, एक तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाया हुआ है, इसको ऐसे घुमाया हुआ है। तो इनका घुमाने का तरीका कुछ भी हो, हमें पता है कि संसद ही है जो नागरिकता के कानून बना सकती है। तो इसमें आर्टिकल पूछ लिया है, तो आर्टिकल है 11। और आर्टिकल 9 कहता है नो मतलब नागरिकता, नो मतलब नहीं मतलब नागरिकता कैसे ख़त्म हो सकती है, उसके बारे में जो बताता है आर्टिकल 9 बताता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 11 संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको B1 बताया था, बुक, याद करिए। तो रजिस्ट्रेशन बुक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने साल बिताने होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कंडीशन है वो 7 साल है। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता निर्धारण संसद करती है, और इसमें ऑप्शन में कहीं संसद है नहीं, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, हम इसे छोड़ सकते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? ये बिल्कुल याद करने वाला, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। और देखो आरओ में 2016 में क्वेश्चन, ये आरओ में 2016 में नहीं हो सकता, ये शायद घटना चक्र में गलत मिसप्रिंट हुआ है। ये 2019 के बाद ही होगा, क्योंकि 2019 के बाद में 2021 में आया था आरओ का, तो ये 21 वाले एग्ज़ाम में हो सकता है। तो ये मिसप्रिंट है। मुद्दा ये नहीं है कि ये कुछ भी हो। आपका मुद्दा ये है कि आपको ये बताना है कि ये संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था। तो 11 दिसंबर 2019 को ये संसद से पारित हुआ था, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाई थी और कानून बना था, और 10 जनवरी के करीब 2020 में ये लागू हुआ है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखा क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आ जाते हैं, और कई बार हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा है। निम्न में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम CA के दायरे में नहीं है? देखिए, कुछ स्टेट हैं जिनमें ILP लागू है, इनर लाइन परमिशन या परमिट, तो वहाँ पे ये जो है CAA लागू नहीं होता। इसके अलावा संविधान जो कुछ जैसे 6 शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं, 6 शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची में भी स्टेट आते हैं, उनमें भी लागू नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेट में लागू होता है। जैसे त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ये लागू होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ये जो है ILP में आते हैं। इनके साथ में मिज़ोरम भी ILP में आता है। ILP क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ILP एक तरह का परमिशन सिस्टम है जिसके बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई इंडियन सिटीज़न भी होगा तो भी वो फ्रीली एंटर नहीं कर सकता। कहाँ एंटर नहीं कर सकता? इन स्टेट में। कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, और मणिपुर में 2019 को इसमें जोड़ा गया था। और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत ये व्यवस्था बनी थी और अभी भी चल रही है। ILP का मुख्य जो उद्देश्य है वो स्थानीय जनजाति की जो संस्कृति है उसकी रक्षा करना, बाहरी लोगों की जो अनकंट्रोल्ड एंट्री है उसको रोकना, और यहाँ पे जो डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको बनाए रखना, ये जो है इसके इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं। CA 2019 से क्या हुआ? CA 2019 जो आया वो कहता है कि
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए कुछ अल्पसंख्यक जो हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो 6 समुदायों के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय को छोड़ के। बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इस तरह के जो 6 अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता जो है दी गई थी, और उसके लिए एक टाइमलाइन भी रखी गई थी 31 दिसंबर 2014। उससे पहले जो आके बसे थे उन्हीं लोगों को ये नागरिकता दी गई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आईएलपी वाले क्षेत्रों में सीएए लागू नहीं होगा। सीएए लागू नहीं होगा तो चाहे ये लोग आके नागरिक भी बन गए हैं भारत के, लेकिन ये आईएलपी राज्यों में जो है फ्रीली सेटल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। हम ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं पॉलिटी की। आज हमने नागरिकता से शुरुआत की थी और अब ये रुकेगी नहीं। अगले चैप्टर में हम मूल अधिकार पढ़ेंगे और आप ऐसी ऐसी शॉर्ट टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होंगी। और जो कंटेंट है इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये कंटेंट पूरा लक्ष्मीकांत से, इसके अलावा घटना चक्र को भी रेफ़र किया गया है, यूथ कंपटीशन को भी रेफ़र किया गया है। और आप लूसेंट भी देखेंगे तो इसमें नागरिकता के इतना बहुत ज़्यादा प्रावधान दिए नहीं गए थे, और क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो उसमें मिल भी नहीं रहे थे। तो इसलिए ये जो है कंपाइल करके वीडियो बनाई गई है, सभी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफ़र किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।